बहुत बहुत धन्यवाद भाई विशाल जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने आपकी धर्मपत्नी हमारी बहू रानी के जन्मदिन पर यह आयोजन किया। आप चाहते इतने संपन्न हैं कि आप तो यहाँ राखी सावंत को लाके डांस वांस करा सकते थे, लेकिन आपने बड़ा अच्छा काम किया। मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ। अभी तक का कवि सम्मेलन कैसा हुआ, एक बार आपकी तालियां बता दो मुझे। और यकीन मानिए मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। देश में तमाम जगह कवि सम्मेलन में जाते हैं, दो बातें विशेष रूप से आज इस 5 सम्मेलन में देख रहा हूँ। मैंने विशेष बात ये देखी कि जितने श्रोता शुरुआत में थे उतने अभी तक टिके हुए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है, इस आयोजन के लिए गौरव की बात है। दूसरी एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ श्रद्धेय आपकी उपस्थिति में, पावन उपस्थिति में, कि मुझे इतनी कम भीड़ में पढ़ने की आदत नहीं है। कुलदीप जानते हैं, देवेंद्र जानते हैं, ये सब जानते हैं, मुझे इतने कम भीड़ में पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं। मुझे हर दिन बहुत सारी हजारों की भीड़ चाहिए रहती है उसके सामने, क्योंकि हम लोक रंजन के कवि हैं, वाचिक परंपरा के कवि, हम साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं, हम वाचिक परंपरा के कवि हैं। लेकिन एक बात ईमानदारी से टिप्पणी करने का मन करता है, और अगर लगे कि मैंने ठीक ठीक टिप्पणी की है तो आपकी तालियां अंत तक उठे कि वो हजारों की भीड़ जो मुझे हर रात स्टेडियम में मिलती है वो मेरे लिए गुलाल की तरह है। और आज 500 में जो थोड़ी सी भीड़ मेरे सामने है, ये सिंदूर की तरह है। और सिंदूर तो चुटकी भर काफी होता है, जो प्रकृति और परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। आज 500 हम सुबह से आए, तब से हमने क्या देखा मुझे नहीं पता। अभी तक कितनी तालियां आपने आपके शहर के लिए दी है, मुझे नहीं पता आप आपके शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस जमीन को कितना प्यार करते हैं। जो डेफिनेशन मेरे प्रिय छोटे भाई कुलदीप ने बताई थी कि पान और सेमल का जो एक संयोग बताया था, आपके शहर के नाम 4 पंक्तियां करता हूं। समापन की ओर है हम, यह आराधना के अर्थ से चला आयोजन है जो निरंजना की ध्वनि तक आने वाला है। हम मंगल पर्व की ओर बढ़ रहे हैं, भरतवासी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप आपके शहर से कितना प्यार करते हैं, मैं 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में सौंपता हूं। आपका मन मानता हूं, शादी भाई से लेकर अंतिम पंक्ति तक जितने लोग बैठे हुए, पंडित जी से लेकर जितने लोग बैठे हुए, उनके चरणों में सौंपता हूं। लगे कि मैंने ठीक ठीक आपके शहर के लिए कहा तो तालियां मेरे हिस्से में भी आए कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है। आपके शहर के लिए कह रहा हूं, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया 5 सेवल में कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है, मिट्टी की महक बड़ी प्यारी बची है। अरे ये छोटा शहर है तो गले मिलते हैं लोग, वरना बड़े शहरों में तो बस मक्कारी बची है। वरना बड़े शहरों में तो बस मक्कारी बची है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। टूटा हारे का बिना तू बैठ गया लीलावती गलावती, तू हल्ला बीच में, तू इन दोनों बीच का फंस गया। ये मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, आप भी है ना, आप लोगों से भावुक लोग मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे, जितनी भावुकता आपके अंदर है। ये प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ रही थी, विश्वामित्र मेन का संवाद चल रहा था, आप तालियां कूट रहे हैं। कितना झूठ बोलती है, कभी मैं मिल्क बन जाऊंगी, कभी मैं सिल्क बन जाऊंगी, कभी मैं डेयरी मिल्क बन जाऊंगी। तो इच्छाधारी नागन है क्या? पॉसिबल नहीं है। पंडित जी आप देखो ना, दिमाग लगाओ ना। है आप लोग तो पत्रकार लोग हो, विशाल जी के धर्मपत्नी के इस आयोजन में आए हो, अपन लोग सब आयोजन में आए। शादी भाई क्या पॉसिबल है क्या? जितना झूठ प्यार में बोला जाता है उतना झूठ कहीं नहीं बोला जाता। अभी तो जो टैक्सी वाला हमको लेने के लिए भेजा था एयरपोर्ट, टैक्सी वाला कभी था, बोला सर मैं भी कभी हूं। मैंने तूने क्या लिखा? उसने क्या शेर सुना है भाई साहब? भाईजान क्या शेर सुना है? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर के चली गई, हम गियर बदलते रहे। तुम शायरी सुनाओगी? यहाँ के कण कण में प्यार व्याप्त है, तुमको शर्म नहीं आई प्यार के गीत सुनाते हुए? प्यार बन जाऊंगी, सिल्क बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, क्या मतलब है यार? वो बात करो ना जो जरूरी है। अब वो वहां से निकले, निवाली पे चाय वाले ने रोक लिया, बोले सर चाय पी के जाओ। विशाल भाई साहब थे, वो आज कार्यक्रम में जा रहे हैं, शुक्ला जी और राधिक भाई और सब लोग, भाईजान वगैरह सब मिलेंगे। ओहो क्या आयोजन है, क्या बढ़िया आयोजन है। बोले सर आप तो कवि हो ना, वाह में आते थे, टीवी पे आते। मैंने कहा बोले मैं भी कवि हूँ। जिस शहर में चाय वाले तक शायरी कर रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आ रही क्या करते हो? चाय वाले ने क्या शेर सुना? भाई साहब शायरी वो होती है जिसमें धंधा भी फंस जाता है, शायरी वो होती है जिसमें अपनी बात भी कह लेते। चाय वाले ने क्या शेर सुनाया? अगर आपको लगे कि शेर ठीक ठीक है तो चाय वाले के सम्मान में ताली बजाना। उस चाय वाले ने शेर सुनाया कि हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो किशन लाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते रह गए। स्थिति ठीक नहीं है।
प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करना चाहिए, प्यार उतना ही करो, लेकिन एक हाथ से कभी प्यार को किस ढंग से परिभाषित करता है बताने की कोशिश करता हूं। जब विद्वज्जन यहाँ बैठकर सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको सुनाना चाहिए कि पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता। शब्द ब्रह्म होता है, जब वो इलेक्ट्रोप्लेट होता है तो गतिमयता प्रदान करता है, कि पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता या किसी गरीब की अनकही पीर को पढ़ लिया होता। अरे प्यार के नाम पर बंदर की तरह उछलने वालों, प्यार को समझना था तो कबीर को पढ़ लिया। प्यार को समझना, कविता जी जाती है, कविता सुनी जाती है, इसलिए मैं सुनाने का मन करता हूँ। मैं हास्य का विद्यार्थी हूँ, मेरा तेवर अलग ढंग के। माँ पे कविता आपने बहुत अच्छी सुनाई, बाप पे हम क्या लिखेंगे, माँ तो पूरा खंडकाव्य है। मेरे उज्जैन का एक शायर रमेश टोल ने लिखा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं दुश्मनों के दरमियान महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कब नहीं होता। क्या बात है। तब इस दिनेश दिग्गज ने 4 पंक्तियां लिखी कि कभी कभी तो हवाएं काम आती हैं, कभी कभी तो हवाएं काम आती। चौथी पंक्ति अगर आपको लगे कि ठीक कह दिया हो तो पंक्तियां उठे, तालियां उठे, कि कभी कभी तो हवाएं काम आती है, सफर लंबा हो तो निगाहें काम आती है। अरे व्हाट्सएप पर झूठी शुभकामनाएं बटोरने वाले, वक्त पर तो माँ की दुआएं का। क्या लिखेंगे साहब, क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे। चलिए आइए, मैं क्रम में हूँ, मेरे लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि मैं थोड़ा बहुत हास्य सुना दूं आपको। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का उपक्रम करता हूँ, कहीं लगे कि मैंने ठीक कहा है तो बस तालियों से समर्थन देना। रात के 2:28 हो रहे हैं, इतनी देर तक पढ़ने की हमें आदत नहीं है, लेकिन 5 से मल के सुधी होता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, मन हो रहा है कि यहीं बस जाए। कोई प्लाट हो तो उनको दिला दो विशाल भाई, कॉलोनाइजर है रसीद पे के देख लेना आप, जैसा भी अलग अलग हिसाब किताब होता है। आइए 4 पंक्तियां, पहली पंक्ति तैयार रहिएगा। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर सभी श्रुति होता है। 4 पंक्तियां, पहली पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी। लंबी रदीफ है भाई, लंबी रदीफ। अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, डाकुओं को पूरा बाजार देने की, तैयार रहना, डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी। और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने अरे यो गुरुजी बेटे में, मैं पहले स्कूल में पढ़ाया करता था। गुरुजी मैंने सब बच्चों से बोला, सब बच्चे योग करो, सब बच्चे अपने पैर से साइकिल चलाओ। सब बच्चे अपने पैर से साइकिल चलाने लगे। एक 5 से मल का था, लेटा रहा मस्त। मैं क्या, तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोले मेरी साइकिल ढलान पे है। कोई नहीं सुधरता, देश में कोई सुधरने को तैयार नहीं है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, एक पतला एक शेर नजर करता हूँ, आनंद लेना। चौथी पंक्ति आपके काम की, आनंद लेना। सुनना, एक पतला एक शेर। कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है। वाह, ये मोहल्ला बहुत जागरूक लग रहा है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हूं, इधर ऐसा लगता है कि मैं बसपा के सामने खड़ा हूं। तालियां आपकी उठे कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। गलत ताली मतलब। चौथी पंक्ति रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। और 3 दिन से बंद है दारू की दुकान, फिर भी टुन है यार, लाता अच्छा क्रिकेट के कितने शौकीन लोग बैठे, जरा एक बार हाथ उठा के बता दो क्रिकेट की बात अपनी टीआरपी चल। चौथी पंक्ति आप मेरे साथ बोलोगे, मैं दावा करता हूँ आपसे, आनंद लेना। लाल भाई, फूल भाई, तुमने आनंद लेना। लीलावती, कलावती, हाँ तुमने बेरू इटालियन, 2 लीलावती, कलावती, रिद्धि सिद्धि आसपास बैठ के, ये दुबला गणेश, ये रिद्धि सिद्धि आसपास। आनंद लो यार। दोनों बच्चों के लिए एक बार ताली बजा दो। शिवानी, मैंने तो पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। दीपिका, तुझे भी पहली बार सुना। कि गजब के ठाठ हो जाते, चौथी पंक्ति साथ बोलना, आनंद आया। गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाट हो जाते, और अगर मिल जाती कभी अनुष्का शर्मा तो हम भी कब के विराट हो जाते। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपके भीतर अगर हंसी होती तो हंसी बाहर निकल के आती। मैं तो जब भी 5 से मनाता हूँ मेरी आंख पे आंसू आ जाते। भगवान जी के यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूँ विशाल भाई। मिट्टी नहीं मिलती तो खड्डा खोद के मिट्टी
ऐसा इसलिए नहीं कि कोई पावन और पुनीत भूमि है। कुलदीप ऐसा इसलिए करता हूँ कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले श्रीवास्तव परिवार में यहाँ खुद की शादी के लिए लड़की देखने आया, जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी। यही नहीं, लड़की तो पसंद आनी थी हेड साहब, लड़की पसंद आनी थी। लड़की तो क्या देवी, मैंने कहा देवी तो क्या श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या? लड़की 500 माल की थी, पलट कर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझमें दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। तब से मैं समझ गया कितनी चैतन्य भूमि है। भाईजान इसको बंद कर लो ना, सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इसने कुछ नहीं छोड़ा, हमें 2 कौड़ी का कर दिया मोबाइल। मेरी मैं सही कह रहा हूँ कुलदीप, इसने हमसे हमारे पेन छीन लिए, इसने हमसे हमारा कैलकुलेटर छीन लिया, इसने हमसे हमारी डायरी छीन ली, इसने हमसे हमारा कैलेंडर छीन लिया, इसने हमसे हमारे बच्चे छीन लिए, इस मोबाइल ने हमसे हमारे रिश्ते छीन लिए। और अगली पंक्ति कहूं तो आपकी तालियां उठे, इसने हमसे हमारे रिश्ते छीन लिए और इसने हमसे हमारा समय छीन लिया। सबसे क्षमा करना दोस्त। मैं इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता हूं। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला क्या खाट बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पर उस भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चवल है, कौन सा फर्क पड़ेगा? हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्थ बाय द ह्यूमन रिसोर्सेस। यानी लौट क्या है यार, याद कर क्या कि अपना इंप्रेशन ठीक पड़ना चाहिए। हंसने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपके भीतर अगर हंसी हो तो हंसी बाहर निकल के आती है। पिछले दिनों में सिंगापुर घूमने के लिए गया। मुल्ला जी बैठे हुए हैं, सब जानते हैं सिंगापुर में रात भर नाइट सफारी में बिठा के घुमाते हैं, वाइल्ड लाइफ। हालांकि आप लोग तो बैंकॉक भी जाते होंगे, लेकिन मैं केवल सिंगापुर गया था पत्नी के साथ। बहुत रात देखना हास्य के था, रात भर सफारी में वो अचानक मेरी वाइफ सेंटी हो गई, सेंटिमेंटल, उसके सेंटी जाग गया। बोला आपको पेड़ पर चढ़ना आता है? मैंने कहा नहीं आता। बोले फिर तो आपसे बंदर अच्छे। मैं डिप्रेशन में आ गया। उज्जैन में जाके लालपुर में महाकाल के मंदिर पे पीछे 15 दिन तक खुदक के पेड़ पे चढ़ना सीखा। 15 दिन बाद आके किचन में काम करती हुई पत्नी के सामने चिल्लाकर बोला बेबी अब मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है। वो बोली अब तुझ में और बंदर में कौन सा फर्क रह गया? तो स्थिति तो हमारी होनी है, नुकसान तो हमारा होना है। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, मेरा पड़ोसी आनंद लेना एक एलिग्री तैयार करता हूँ। पीजी वुडहाउस कहता है कि शब्द चित्र वो होता है जिसमें आपको विजन दिखाई देना पड़ता है कि मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। वो ब्लैक अफ्रीका। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। शब्द चित्र देखना, अपनी बेहद बदसूरत पत्नी को गले से लगाया, वो झूम कर गाने लगा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी इसे कैटरीना क्यों कहता है? वो बोला दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना हंसने के लिए। लेकिन ये सारी घटना क्यों हो रही भाई साहब? सारी घटना इसलिए हो रही है कि आपके हाथों में जो हजारों रुपए के इंस्ट्रूमेंट है, क्षमा करना, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह आपकी परंपराओं की हिफाजत करेगा, वह आपके रिश्तों की हिफाजत करेगा, वह आपकी सनातन संस्कृति की हिफाजत करेगा। लेकिन इस मोबाइल ने सब कुछ डिटोरिएट कर दिया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो पूरे देश और दुनिया में वायरल हुई। अगर आपको लगे ठीक है तो आपका समर्थन मिले, आपकी समर्थन की तालियां उठे, आपका प्रस्थान मिले कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा। फूलों की तरह सुनना, फूलों की तरह हिमांशु, फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव आकर सगे भाई से मिलो अच्छा। गांव आकर सगे भाई से मिलो अच्छा। यह हकीकत है। मैं इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता हूँ, उसके पहले मैं टीचर हुआ करता था। टीचरशिप केवल इसलिए छोड़ दी, मुझे लगा इस देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नौकरी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह आप हंस रहे, पूरी क्लास हंस रही, सब बच्चों को पढ़ाना, सब बच्चे मेरे साथ बोलो हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसे ही पढ़ाते, यही नहीं ऐसे ही पढ़ाते थे।
निवाली कटंगी इधर गांव के स्कूल, हमारे पूर्वज बंदर थे, कोई नहीं बोला। एक बच्चा पीछे से खड़ा बोले तेरे ही होंगे, हमारे तो पाटीदार थे। ये पीढ़ी सुधरना नहीं चाहती। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं एक समाधान। मैंने कहा बच्चों, किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकल कर मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। वो समझ गया कि मास्टर क्यों डर रहा। मास्टर जी बाईपास से निकल कर मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग्यबाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है। तभी एक बच्चा बोला, भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है, वो तेरी फाइल निपटा दे। ये बच्चे सुधरना नहीं चाहते। अभी तो 5 साल का एक बच्चा हमें चेन्नई में मिल गया। चेन्नई कुलदीप हमारे साथ थे। बोले भाई साहब ये 5 साल का लड़का दिख रहा। मैंने कहा कैसे पता लगा, कैसे पता लगा। बोले डोसा हाथ में लेकर खा, इससे अंदाजा लगा लेके 5 साल का। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा हूँ। बोले टैटू बनवाने जा रहा हूँ। आनंद लेना, इंटेलिजेंट बच्चा, टैटू बनवाऊंगा, टैटू। कुलदीप इंटेलिजेंट। कुलदीप का कहा बेटा मज्जा बनवाने, किशोर नाम है, किशोर किशोर। बोले मज्जा बनवाने बेटा, तू 5 साल का जानते हैं टैटू बनवाने पे दर्द होता ना, टैटू बनवाने पे दर्द होता। बोले बनवाऊंगा। भाई साहब बनवा के आया रोता रोता। कुलदीप बोले देखो मैंने कहा था ना टैटू बनवाने पे दर्द होता। बोले टैटू के दर्द से नहीं रो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई। बोले क्या हो गया। बोले मैंने करीना लिखने का बोला था, कमीना लिख दिया। क्या भ्रांति वाला लंका चलो। हंसना कोई पाप नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के 2य अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वेश्वर ने स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि मनुष्य मात्र को क्यों हंसना चाहिए। कहा सर्वेश्वर ने कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो पुजायते प्रसन्न चेतसो यशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जब आप हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं तो आपके भीतर के सारे दुख रहित हो जाते हैं। तब आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, ताली बजा सकते हो। ड्राई सब्जेक्ट में से क्या हंसी आएगी साहब। ब्लैक बोर्ड कितना बढ़िया बोर्ड बनाया, पत्रकार सम्मान समारोह वार्षिक अभिसम्मेलन। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। विद्वान लोग बैठे, मुझे बता दीजिए इसमें कोई हंसने की बात थी कि आज दिन टिप्पणी आप तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। क्या हंसेंगे साहब। ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। सादिक भाई क्या हंसेंगे। विशाल भाई एक बच्चे से पूछा, बच्चा तुतलाता था, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा फ्यूज बल्ब इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, क्लास हंसती अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ़ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। अरे मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, क्या पेरेंट्स मीटिंग है। अरे मैंने कहा काय की पेरेंट्स मीटिंग हो, बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती, क्लास हंसती अच्छा नहीं लगता। तो उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। और मैंने कहा ना बल्ब फ्यूजन में स्विच खराब है, पावर हाउस में फाड़ गया। मैंने उस बच्चे के पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा मेरे बाप तेरे घर में कोई और है। बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को भी चेक करेंगे। तो बात का आनंद ले, मेरे को हंसी आती है। मैंने कहा दादाजी आप लकड़ी चेक करें। नमस्कार नमस्कार क्या हो गया। अरे मैंने कहा दादाजी आपका बात का आनंद लेना। मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया। बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। इस पीढ़ी को समझा है भाई साहब, कोई समझने को तैयार नहीं। विशाल भाई कोई नहीं समझता। आप तो बहुत भाग्यशाली हो, भाभी के जन्मदिन, बहू रानी के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन किया आपने। बच्चे वो किसने कहा था फेसबुक पर मत डालना फोटो, हमारे घर में आग लग जाएगी। वो भगवती हमारे और मालवी भाषा का कहा था। मालवी भाषा हमारी बहुत अच्छी, मालवी समझते हो ना आप हो तो क्या हो तो समझोगे सी। मालवी भाषा जितनी मीठी भाषा नहीं। और मेरा तो ऐसा मानना है भाई साहब कि आप अंग्रेजी सीख लें, जो भाषा सीख लें, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते रहें, क्योंकि जब एक भाषा खत्म हो जाती है तब एक संस्कृति खत्म हो जाती है। यकीन मानिए भाषा को जिंदा रखिए, हम अपनी भाषा को जिंदा रखेंगे। मैं शुद्ध मालवे का रहने वाला, मेरी शादी हो गई गोरखपुर नौतनवा देवरिया के आगे। पत्नी बात का आनंद लेना, भाषा की मिठास। पत्नी शादी होकर आई, 4 दिन बाद उसके हाथ से कपस्सी गिरी और टूट गई। विशाल भाई मैं बालकनी में था, ऊपर शेविंग कर रहा था, ऊपर से चिल्ला है, मैंने कहा तू तो गेली है गेली।
उसने पलट के पूछ लिया, बोले गेली का मतलब पता क्या होता है? मैंने कहा आज इस भगवती को अगर गेली का मतलब बता दे तो चामुंडा छाती पे पैर धर के खून पी जाएगी, तो मेरे से बोलने का नहीं बनेगा। मैं कहा क्या करूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ। मैंने बोल दिया, बोला बता गेली का मतलब। तो मैंने तत्काल भाई साहब को फ़ोन लगा, मैंने कहा भाई साहब, बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैंने आपकी बहू को गेली बोल दिया, आप क्या करो? बोले वही करो जो मैं करता हूँ। मैंने कहा क्या करूँ? बोले बोल तो गेली का मतलब होता है तू बहुत अच्छी है, तू बहुत प्यारी है, तू बहुत सुंदर है। शाम को घर गया, उसने चाय का प्याला पकड़ा, बोले गेली का मतलब बता। मैंने कहा बेबी गेली का मतलब होता है तू बहुत अच्छी है, तू बहुत प्यारी है, तू बहुत सुंदर है। वो मुस्कुरा के बोली फिर तो तू भी बहुत बड़ा गेला है यार। पंडित जी भाषा की मिठास है ये मिठास जिंदा होनी चाहिए। ये मिठास अगर भाषा की मिठास जिंदा रहेगी तो एक अंतिम एक कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि तो चलने देना। तो फिर जितना का तय था उतना तो हो गया। अगर पीछे फैसला कर लेते। क्या है, हंसना खिलखिलाना भी हर किसी के माइक प्लेजर। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है? वाह। प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे। अरे अभी तो पिछले दिनों मेरे को वहाँ जाना था, हांगकांग के कवि सम्मेलन में। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जा रहे थे, बड़ा टेंशन में आ गया। लोग तोते पालते, मैंने एक तोती पाल ली और टेंशन में। मैंने कहा इसको दाना पानी कौन देगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, अपनी 12 बज जाएगी, क्या करूँ? तो मैं तत्काल हिमांशु को फोन किया। मैंने कहा हिमांशु एक टेंशन हो गया। बोले क्या? मैंने कहा मैं और तेरी भाभी हम दोनों हांगकांग जाना, तोती मर जाएगी, इसको दाना पानी। बोले दादा मेरे यहाँ छोड़ दो, नया मकान बना श्री वैली में, बहुत अच्छा मकान, एक बार इसके लिए ताली बजा दो, आज का आयोजक हमारा बहुत अच्छा। बोले दादा मेरे यहाँ छोड़ दो, 2 तोते हैं। तो मैंने कहा तेरे 2 तोतों के बीच मेरी एक तोती नहीं छोड़ सकता। अरे बोले भाई साहब तोते धार्मिक है। तो मैं वाकई देखने गया पिंजरा लेके, मेरे भाई चेक करेंगे। वहाँ जाके देखा तो दोनों तोते, एक रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ रहा, एक पुराण पढ़ रहा। और मैंने कहा कितना धार्मिक वातावरण है। मैंने पिंजरा खोला, तोती अंदर छोड़ी। जैसे ही तोती अंदर गई तो एक तोते ने दूसरे को कोनी मारी, बोले पूजा पाठ बंद कर दे, दुआ कबूल हो गई है। ताली वाली बजानी पड़ती। आपको कोई लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आपके भीतर अगर आनंद समाया हुआ है तो आनंद हमेशा बाहर निकल के आएगा, हमेशा। अभी तक कई लोग बैठे हुए जिन्होंने अभी तक एक भी ताली नहीं बजाई, ऐसे बैठे थे। अभी पिछले दिन हम और कुलदीप बम्बई एक कार्यक्रम थे बिरला मातुश्री, एक भाई साहब वैसे ही बैठा हाथ बांध। मैंने भाई साहब ताली नहीं बजा रहे? कहे बजाए, बड़े आदमी हैं, नौकर रखे। डिनर का टाइम हो गया। कुलदीप बोले भाई साहब इनको डिनर का, तो बोले सर चलिए डिनर कर लीजिए। कहे कर लें डिनर, बड़े आदमी हैं, नौकर रखे हैं। अभी 15 दिन पहले पता चला उनकी शादी हो गई। ताली बजानी पड़ती है। नौकर रखे हैं। अभी तो वो 2 बच्चे बात कर रहे हैं स्कूल में, 2 बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। वो छोरा माथे पे हाथ धर के बैठा, बोले आज पिताजी ने मेरे से बदला ले लिया। बात कहा था, बात आप तक पहुंचा तो मजे ले लेना। बोले एक बच्चा बोल रहा, दूसरे से बोला आज पिताजी ने बदला ले लिया। तो दूसरा बोला काय का बदला ले लिया? बोले पिताजी जब मेरे को फीस देते थे तो मैं पिक्चर भग जाता था। तो बोले फिर? बोले आज मैंने 4 धाम के लिए टिकट के लिए बाबूजी को पैसे दिए तो बाबूजी बैंकॉक चले गए। बदला लेकिन साहब ये हंसी, ये मुस्कुराहट या तो मतलब कहने कि हमारे भारतवर्ष के अंदर रहती है। मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, मस्खरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। और जिंदगी में गम बहुत हैं, हर कदम पर हाथ से, आओ कुछ टाइम निकाले मुस्कुराने के लिए। लोग कह रहे बच्चे बिगड़ रहे, बच्चे नहीं बिगड़, बूढ़े नहीं सुधर रहे। ये नहीं मैं साबित करता हूँ। मेरे 90 साल के दादाजी मेरे 8 बरस के मोनू को पिक्चर दिखाने लगा, मुगले आजम कलर्ड हो गई थी ना, रंगीन। वो तो यहाँ आके मेरे को 5 में लोगों ने बोले यार दिनेश भाई आपके फिल्म इंडस्ट्री वाले कैसे लोगे? मैंने क्या हुआ? बोले 25 करोड़ रुपए बेकार फूंक दिए, फिल्म रंगीन कर रहे हैं। हर तो मैंने कहा मधुबाला रंगीन हो गई, दिलीप कुमार रंगीन हो गए। बोले बेकार, 25 रुपए का क्वार्टर फंसाते पूरा 5 रंगीन दिखता। तो ये यहाँ आके ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं बात कहने लेना, मेरे दादाजी मेरे 8 बरस के मोनू को पिक्चर दिखाने लगे मुगले आजम। अब सेंटिमेंट देखना, भाव देखना क्या है। हंसी वो होती है जो शाश्वत होती है, जो परिवार में माता पिता बहन बेटी बच्चों के साथ बैठकर सुनो। बिलो द बेल्ट अगर आप होते तो हंसी नहीं होती। तो गेट कीपर ने रोक दिया कुलदीप। अरे बोले दादाजी इस बच्चे को पिक्चर दिखाने क्यों लिया? इतनी कठिन भाषा में डायलॉग है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चा क्या खाक समझेगा? तो मेरे दादाजी बोले इसे पिक्चर दिखाने कौन लाया? अरे पर्दे पे मधुबाला डांस करेगी तो सीटी मेरे से थोड़ी बजेगी। ताली वाली बजा दीजिए।
लेकिन एक बात ईमानदारी से कहता हूं कि किसी ने कहा है कि गर बुजुर्गों के डर नहीं होते हम भी बाखबर नहीं होते। गर बुजुर्गों के डर नहीं होते हम भी बाखबर नहीं होते। हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, ये पुराने अगर नहीं होते, अगर वो है तो हम हैं। तब एक 4 पंक्तियां पढ़ने की, छोटी सी कविता पढ़ने की चेष्टा करता हूं और एक छोटा सा कलश रखता हूं, कुछ अक्षत रखता हूं, आपकी तालियों का अक्षत और आपकी तालियों का कुमकुम और आपकी आह और वाह का कुमकुम। हम ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर हम पर कृपावंत रहे, क्योंकि ईश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन किसी शायर का शेर है कि खुदा ऐसे एहसास का नाम है रहे सामने और दिखाई नहीं। कहीं श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि बिनु बद चले सुनई बिनु काना बिनु विधि कर्म करे बिनाना बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी आनंद रहित अमित रस भोगी। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन ईश्वर की कृपा के साथ हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब से ठीक 2 महीने बाद पूर्वजों का मंथ आएगा, श्राद्ध पक्ष आएगा। अगर पूर्वजों की कृपा हम पर नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन सब अपने अपने पूर्वजों को याद करना। मैंने कैसे ड्राई सब्जेक्ट पर कविता बनाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब नील 10 नील पदम 10 पदम, ये संख्याएं हुआ करती थी। क्योंकि हमने अगर हमारी भाषा छोड़ दी, कुल 450-500 शब्द और बचे हैं बोलने के लिए। ये संस्कृति का विरूपण काल चल रहा है। अगर हमने वो शब्द छोड़ दिए तो हमारी भाषा समाप्त हो जाएगी। आप बिलियन और ट्रिलियन में खेलिए। धन्यवाद देता हूं नई पीढ़ी को जिसने लाल लाल बस्तों के बही खातों से लेकर आज अपने पिताओं के कारोबार को कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया, लैपटॉप पर ले लिया और पेन ड्राइव में सारा का सारा करोड़ों की दौलत का हिसाब पेन ड्राइव में ले लिया। लेकिन उस पुरानी चीजों को याद रखिए, उन शब्दों को याद रखिए। उन शब्दों के माध्यम से मैं पूर्वजों को याद करने की कोशिश करता हूँ। छोटी सी कविता, एक बार तालियां बजा दीजिए, आप तक पहुंचाता हूँ। मेरे कुछ कवियों को पहली बार उसको सुनेंगे कि हमारे परदादा ने इकाई में आंकड़े गढ़े। हमारे परदादा, याद करना, जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है उनको समर्पित करता हूं कि हमारे परदादा ने इकाई में आंकड़े गढ़े। बुजुर्ग क्या होते साहब? कई मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि बहुत सेल्फियां लेते हो जरा मुस्कुराया करो, बहुत सेल्फियां लेते हो जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। और ये जमाने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर न मिलेंगे, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाएगा, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाएगा। अंतिम 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता कि हमारे परदादा ने इकाई में आंकड़े गढ़े। हमारे, आपको सौंपता हूँ भैया, आपको सौंपता हूँ विशाल भाई, आपने बहुत अच्छा आयोजन किया और संस्कृति को बचा कर रखा कि हमारे परदादा ने इकाई में आंकड़े गढ़े। दादाजी दहाई से आगे कभी नहीं बढ़े। पिताजी ने बात की थी हजारों की, तब थोड़ी चमक आई थी त्योहारों की। वाह! पिताजी ने, याद करो ईद का दिन, दिवाली का दिन, जब एक जोड़ कपड़ा आ जाता था तो घर में त्योहार हो जाता था। पिताजी ने बात की थी हजारों की, तब थोड़ी चमक आई थी त्योहारों की। फिर हम लाखों में खेलने लगे, मगर रिश्तों में अभाव झेलने लगे। फिर और अगली पंक्ति सच्चाई हो तो आपकी तालियां उठे कि फिर हम लाखों में खेलने लगे, मगर रिश्तों में अभाव झेलने लगे। अब हमारे बेटे करोड़ों से नीचे बात नहीं करते हैं, और सच बात तो यह है कि जमीन पर पांव ही नहीं धरते। क्या हकीकत है हमारी? जब हमारे बेटे करोड़ों से नीचे बात नहीं करते हैं। सच बात तो यह है कि जमीन पर पांव ही नहीं धरते हैं। सैकड़ों की टिप देते हैं, हजारों के बिल हैं डिनर के, लाखों की गिफ्ट लाते हैं घर के। ये सच है, लेकिन इस नई पीढ़ी की तरफदारी भी करूंगा। ये सच है कि इस नई पीढ़ी ने मेहनत की, मशक्कत की, संघर्ष किया, तरक्कियों का शीश महल खड़ा कर लिया, अपने कदो कामत को अपने दादा परदादा से बड़ा कर लिया। आज उनकी तरक्कियों के शीश महल का कोना कोना चांदी और सोने से मड़ा हुआ है। मैं तो सिर्फ याद दिलाने आया हूं कि शीश महल की बुनियाद में परदादा ने जो 1 रुपया बचाया था वो गड़ा हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।